नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी पे। जैसे कि आप सब अभी जान रहे हैं कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है और उसका जो डेट है वो अक्टूबर लास्ट मंथ में है डेट आ चुकी है। और मैक्सिमम यूपीपीसीएल का होता है कि वो जिस डेट पे अपना रखता है शेड्यूल, कैंसिल बहुत रेयर ही होता है कि होता है। तो उसमें आप सब सिलेबस जान ही रहे होंगे कि पहले 55 क्वेश्चन उसके इंग्लिश के आएंगे, फिर 55 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 45 रीजनिंग के हैं और फिर जीएस के हैं। ठीक है, तो इतने आप वहाँ पे हैं, प्लस 50 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर हैं जिसमें से आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने होते हैं। 180 मार्क्स का नंबर पेपर होगा और प्लस 20 मार्क्स की टाइपिंग होगी। तो आप अगर टाइपिंग 35 इंग्लिश में और 30 जो है वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग स्पीड लाते हैं इसमें हिंदी में, जो कि गुरुदेव फॉन्ट की है, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। आप इवन चाहे जो भी आपकी अगर आपकी 35 के बजाय 40 आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बस क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स नहीं, बस मिनिमम मतलब सबको 20 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। जो भी मिनिमम इसका लाएगा, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35। तो जैसे कि ये इंग्लिश में 55 मार्क्स के हैं। बहुत से लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन इसका पेपर थोड़ा सा सीजीएल से हट के आता है। ऐसा नहीं कि मतलब टोटल सीजीएल की तरह या एसएससी के एग्ज़ाम की तरह होता है, नहीं। उसमें थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है, लाइक नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं और इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहता है। लेकिन और भी कई चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि हमारे ये अलंकार वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब इसमें ऐड है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी होंगी हमें। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने फिर वही यूपीपीसीएल के इंग्लिश का लेकर के आई हूँ, बहुत कॉन्साइज़ वे में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप आप लोगों को पढ़ना है, बहुत टफ नहीं आता है जैसा कि आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़े। बस नॉर्मल एक व्यू आप लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत ईज़िली हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मेरे कोचिंग की नोट्स भी है, लाइक क्या पार्ट ऑफ स्पीच और नरेशन, इन सब से। तो इनसे रिलेटेड मेरे पास नोट्स भी है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी। तो आप लोग उससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप कितना पढ़ के जाते हो उससे मतलब नहीं होता, आपने प्रैक्टिस कितनी की है ये मायने रखता है। तो मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ इसको भी, प्लस मेरे जो क्वेश्चंस की मेरे पास काफ़ी है, काफ़ी क्वेश्चंस है मेरी कोचिंग में। मैं तो एज इट इज़ है, मैं आप लोगों को उसको दे दूँगी, आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। और इसकी जो थियरी मैं बहुत ही कॉन्साइज़ वे में आप लोगों को बहुत कम समय में बता दूँगी। आप लोगों को बहुत जल्दी इसको लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो बहुत अच्छा खासा आता है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन जानते ही हैं, कथन होता है, मतलब जैसे अगर हमने किसी को कहा तो उसको हम अपने टर्म में जब हम बोलते हैं कि उसने ऐसा कहा, जब किसी की बातों को हम अपने टर्म में बोलते हैं तो यही नरेशन, यही कथन हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं काइंड ऑफ नरेशन की। काइंड ऑफ नरेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जब होता है कि हम किसी के कहे हुए वाक्य को जो का त्यों बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे मीरा सेड आई एम लेट। ठीक है, मीरा ने कहा कि मैं लेट हूँ। तो ये हमने जो जैसे हम हैं आप लोगों से बोल रहे हैं कि मीरा बोली थी कि मैं लेट हूँ, तो मैंने उसकी बात को सेम टू सेम आप लोगों के समक्ष रख दिया। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ये होता है कि जैसे मीरा सेड, पास्ट की बात हो रही है ना, मीरा ने कहा था, आई के साथ आई एम का पास्ट में चला जाएगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो
अब आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। इसमें ये जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उस सेंटेंस को हम अपने वाक्यों में जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वी आर लकी। तो ये तो एज इट इज बोल दिया, तो ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब हम इसी को चेंज कर देते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं कि मोहन ने कहा कि हम बहुत लकी हैं, तो हम उसी के शब्दों में कह दिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मोहन ने कहा कि हम मोहन ने हमको कहा कि हम बहुत लकी हैं, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। इसमें अब देख लेते हैं रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जो पहला होता है, जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है, और ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। तो जो जिससे बोला जाता है सेड टू, ये सब जो है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो सेंटेंस बोला गया उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब आगे चलते हैं कैसे चेंज करते हैं। ये तो हो गया इसका थियरी बेसिक। अब आगे देखते हैं जब डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो इसके जनरल 5 रूल्स हैं। हमें 5 ही रूल्स देखने हैं। डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कामा होता है उसे हटा दिया जाता है जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और फिर जो ठीक है, ये तो पता ही है, सबको पता ही है, जहाँ कमा हटा दिया जाता है। फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टिंग जो ये वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, है ना। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच को इसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब यही चीज़ जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, ये पता ही है। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो ये तो इसमें चेंज ही होगा। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मीन्स उसे पास्ट में चेंज होना ही पड़ता है। क्यों? रिपोर्टेड वर्ब की वजह से। रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा पास्ट है, जैसे कि सिंपल सा अगर हम कॉमन सेंस यूज करें, तो अगर हम किसी से बोलते हैं, जैसे यही दीपू से यही एग्जांपल हम लें, दीपू ने कहा कि आई हैव बॉट अ रेड पेन। ठीक है, तो ये बात जब हम डायरेक्ट वे में किसी को बोलते हैं कि जैसे हम आप लोगों से बताएं कि दीपू ने कहा था कि मैंने पेन खरीदी, तो ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब उसी के दीपू के ही शब्दों को मैं आप लोगों के सामने अपने शब्दों में कहूँगी, दीपू सेड दैट ही हैड बॉट अ रेड पेन। दीपू ने कहा था कि उसने एक पेन खरीदी थी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा पास्ट में ही होगा ना। हम लोग उसे प्रेजेंट या उसमें तो रखेंगे नहीं, प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे ना, क्योंकि ये पास्ट की बात है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। यू सेड सी रोट अ लेटर, यू सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, तो आप इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा, छोटे छोटे बस, कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का किस में, जैसे ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट का इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा। और जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
पास्ट इंडेफिनिट का भी हम लोगों ने देख लिया कि वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। पास्ट इम्परफेक्ट वही पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती है। कंटिन्यूअस मतलब कि वो काम पूरा ही नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, तो वो उसे कई कई बुक में इम्परफेक्ट लिखा रहता है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, वही बात होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। तो ये हो गया। तो पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देख सकते हैं, इसका एक रूल हो सकता है। जैसे किसी भी टेंस में, जैसे पास्ट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 4 होते हैं ना, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। 1 2 3 4 4 हमारे उसमें उसके अंतर्गत टेंस होते हैं। तो 1 का 3rd में एक्सचेंज होता है, 2 का 4 में एक्सचेंज होता है। ये सिंपल आप थोड़ा सा भी नॉर्मल ट्रिक भी याद रख सकते हैं। 1 3 2 4 लाइक जो ऑड होते हैं उसमें चेंज होते हैं, और जो इवन होते हैं इवन में चेंज होते हैं। तो अगर आप रटना भी नहीं चाहते तो थोड़ी से दिमाग में आप इस चीज़ को बैठा लीजिए कि पास्ट का अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो जब उसे चेंज करेंगे तो वो परफेक्ट में चेंज होगा, और जब मान लीजिए वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैन कुड जो मॉडल ऑक्सिलरी की बात होती है तो कैन का कुड में चेंज हो जाएगा पास्ट के लिए। सेल का शुड और विल का वुड हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कि टीचर ने कहा था कि द अर्थ मूव्स की पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज़ें सर्वमान्य हों, जिसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच है तो इसके ऊपर रिपोर्टेड वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा वही रहता है, इससे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब प्रोनाउन में जो परिवर्तन आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले यस ओ एन 1 2 ठीक है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, प्रोनाउन के परिवर्तन कैसे करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तथा थर्ड पर्सन नंबर चेंज कैसे करते हैं। जैसे सी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, तो सी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड मी हो जाता है। दैट सी वॉज, आई जो है वो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। और आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, तो यही जैसे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया। ठीक है, ये जो एस ओ एन है ये यही बता रहा है। एस हो गया सब्जेक्ट, ओ हो गया ऑब्जेक्ट, और ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन आई वी ये सब होते हैं, ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक, अब आगे देखेंगे। थर्ड पर्सन की बात की जाए, ठीक है, और थर्ड पर्सन जो होता है ठीक है, तो अब इसको हम आप लोग क्लियर कर लीजिए। एस ओ एन का जो फॉर्मूला होता है, SON
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जानते होंगे आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और यू थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये सब होते हैं, ठीक है। तो एस ओ एन अपॉन 1 2 3, अगर इसकी बात कर लें तो SON अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो एस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो होता है, हम फर्स्ट पर्सन जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जब हम इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे, और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो कभी भी उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। इसका तो कोई वही रूल ही नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन। तो इसी की बात अभी हम कर रहे थे, तो आप लोग इसी का याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे वहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं है किया गया था, वैसे यहाँ पे प्रोनाउन में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता। जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, अब कोई भी हवा के बिना तो वाकई में नहीं रह सकता है। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो इसी वजह से जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसमें एज इट इज़ लिख दिया जाता है। बस रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को टोल्ड, या जो भी जैसा भी सेंटेंस होगा उसको वैसा करके फिर लिख दिया जाता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में नो चेंज होता है, ठीक है। अब आगे देते हैं, ये आगे देखते हैं। यदि कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि अपने लिए वी, आवर, अस आदि का प्रयोग करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्हें क्रमशः इट, इट्स, इट में बदल दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों बदला जाता है, जब ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं तो उनके लिए तो हमेशा इट का ही प्रयोग किया जाता है ना। तो वी तो वो अपने एक साथ कई चीज़ों, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू ऑल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ये बोल दिया गया, ये जैसे होता नहीं है कि किसी कंपनी या किसी उसकी तरफ से स्टेटमेंट है, किसी ऑफिशियल उसकी तरफ से, तो वहाँ से मतलब होता है कि वहाँ के वहाँ के एम्प्लॉय का जो एक संगठन होगा, या जो एक एम्प्लॉय हैं सारे, उनका जो मेन मोटो है वो पता है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि वी, ठीक है, वो संगठन की बात की जा रही है। लेकिन जब इसे चेंज किया जाएगा तो वो तो भी तो एक संगठन ही माना जाएगा ना, और संगठन वगैरह हमेशा हमेशा नॉन लिविंग में आएंगे, तो उसके लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि मैगज़ीन और न्यूज़पेपर वगैरह के लिए कुछ भी कोई भी पर्सन यूज किया जाए, उसके लिए जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो इट में चेंज हो जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो तो क्या करते हैं, नहीं हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो तो इस यू को अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में यू दे दिया गया हो, और यू हमेशा जो है सेकंड पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि तो इस यू को आवश्यकता अनुसार थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे शी सेड यू आर गिल्टी, उसने कहा कि तुम गिल्टी हो, तुम ही अपराधी हो, तो उसने कहा वह अपराधी है। शी सेड दैट ही वॉज गिल्टी, ठीक है। तो सी सेड ही वॉज गिल्टी। अब यू यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कैसे चेंज करेंगे, तो यही बोला है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है उसको हमेशा या तो फर्स्ट पर्सन में या तो बदल दिया जाता है आवश्यकता अनुसार, उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ सबके लिए आप लोग अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, तो आपके नरेशन कभी भी नहीं गलत होंगे। जैसे अगर आपको तो ट्रांसलेशन वगैरह करना आता ही होगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो जैसे मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे सी सेड यू आर गिल्टी, उसने कहा कि तुम गिल्टी हो, तुम अपराधी हो। तो इसको हिंदी में करें कि उसने कहा कि तुम अपराधी हो, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब अगर हम इसी का इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो आप लोग खुद ट्राई करिए कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। उसने कहा था कि वह अपराधी था,
है ना, वह अपराधी था, तो वह के लिए क्या यूज हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा कुछ ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप कहीं भी थोड़ा सा फंस रहे हैं या ऐसी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा मीनिंग निकाल करके अगर उसका और करते हैं, बहुत ईज़िली हो जाएगा। और जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा, इनडायरेक्ट नरेशन ऑप्शन में रहेंगे। जहाँ सही से मीनिंग चारों उसमें निकल जाए, वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे कुछ जगह होता है कि मीनिंग नहीं, थोड़ा-सा रूल देखना पड़ता है। उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चरल की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इनडायरेक्ट नरेशन में, बस कुछ जगह है। नहीं तो मैक्सिमम नरेशन आपका, आप अगर ट्रांसलेट कर लेते हो चीज़ों को, तो आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सरसरी निगाह से एक रैंडम व्यू आप लोग ले लीजिए। अब जैसे यहीं पे है कि क्या करेंगे, अब जैसे अभी कुछ लोग होंगे कि क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन रखेंगे, थर्ड पर्सन रखेंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या होना चाहिए, है ना, यू का क्या चेंज होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड यू आर अ गिल्टी, यू आर ऑल गिल्टी की बात हो रही है। तो अब देखिए, जैसे कि यू आर गिल्टी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कि एक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे यू आर ऑल गिल्टी की बात हो रही है। मतलब उसने कहा कि कई, ऑब्वियस सी बात है, ऑल गिल्टी मतलब कई लोग होंगे, तो इसके लिए दे यूज हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, यू आर गिल्टी ही, तो इसका एक मीनिंग और भी निकल सकता है कि यू आर गिल्टी, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुझे बोल रही हो। ठीक है, कि आई वॉज गिल्टी, मैं अपराधी था, या वो अपराधी था। मीनिंग तो दोनों, देखिए ऑप्शन में जो है आपका या तो ये रहेगा और या तो ये रहेगा, दोनों तो कभी नहीं देगा, क्योंकि सही तो दोनों अपनी जगह हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक देगा। ठीक, और ही सेड यू आर ऑल गिल्टी, तो ही सेड दैट वी आर ऑल गिल्टी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ हो गई, यहाँ से हमारा निकल आया इजली। तो आप मीनिंग अगर निकाल के देखेंगे तो उससे भी हो जाएगा। और आल और ये सब चीज़ें जहाँ पे लगी है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको तो हो ही जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदला जाता है। तो जैसे हाँ, जो ये सब चेंज होते हैं, नाउ का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, हियर का देयर, हेंस का देन, दस का सो, ये सब। और कम का गो हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट मॉर्निंग, या नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, और एगो का बिफोर, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आप इसका यही समझ लीजिए कि उसका अपोजिट हो जाता है। तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो, वैसे मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा, तो अगर नहीं याद है तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। तो अब आगे इसमें ऐसे सेंटेंस वाइज असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ऐसे करके पूरा सबका अलग अलग रूल दिया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में कल मैं पूरा इसको सेंटेंस वाइज जो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक बेसिक जो चेंज करने का था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब टोटल जो सेंटेंस में चेंज होता है कि इम्परेटिव का कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव का, असर्टिव का, तो वो सब मैं कल सारा ख़त्म कर दूँगी। तो ये 2 लेक्चर में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, छोटी वीडियो रहती है तो आप लोगों को पढ़ने में भी ईज़ी रहता होगा। और अगर वीडियो में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, कोई दिक्कत तो मेरे पढ़ाने में या आप लोगों को ना समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूँगी। अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी आपकी जॉइनिंग करा देगी। ये यूपी ट्रिपल एससी से भी, इवन जो यूपी ट्रिपल एससी पुरानी जितनी वैकेंसी या भर्तियां के एग्ज़ाम करा चुके हैं, उनसे भी जल्दी इसका रिजल्ट और जॉइनिंग आएगी। आप सब जानते ही हैं 2018 में जो हुआ था उसमें बहुत जल्दी जॉइनिंग दे दी थी। तो आप लोग इसमें करिए, आपके लास्ट इस साल के लास्ट तक या जनवरी तक
आपके पास एक जॉब होगी अगर आप यही 1.5 महीने मेहनत कर लेते हैं तो अच्छे से लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। ज़्यादा परेशान होने की या इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अच्छे से मेहनत हुई आप सबको ज़रूर होगा। चलिए फिर आगे कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।